तो आज हम चेरनोबिल मिनी सीरीज के एपिसोड 4 की बात करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पहली वीडियोस नहीं देखी तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उन वीडियोस को जरूर देखें। वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। इस एपिसोड में हम चेरनोबिल आपदा के बाद हुए प्राकृतिक नुकसान और लोगों पे उसका असर देखते। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को गाय के दूध को निकालते हुए देखते। जब वह एक सोल्जर उसे सब छोड़कर वहाँ से चलने के लिए कहता है तब वो उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि उसके जीवन में कई बार कई लोग उसे उसके घर से दूर ले जाने के लिए आए पर वो वही रही। जब उस सोल्जर का सबर टूट जाता है तब वो उसके दूध की बाल्टी को ही बाहर गिरा देता है, लेकिन फिर भी औरत फिर से उस बाल्टी को उठाकर वापस से शुरू हो जाती है और अब गुस्से में आकर सोल्जर उसी गाय को शूट कर देता है। इस सब से हमें एक सवाल उठता है कि तब क्या होगा अगर लोग ऑर्डर्स मानने से इनकार कर देंगे। एक्सप्लोजन के करीब 4 महीने बाद हम पूरे एरिया में ऑफिशियल्स को रेडिएशन रिकॉर्ड करते हुए देखते। दूसरी तरफ प्रिपेट में लेगस और शर्बिना जनरल टार्कनॉफ से मिलते और उन्हें उनके सामने की नई मुश्किलें बताते। पावर प्लांट के ऊपर एक नया सुरक्षा घेरा बनाने से पहले उन्हें उसके ऊपर गिरे रेडियोएक्टिव मलबे को हटाना होगा जो कि बहुत खतरनाक है। इंसान वहां जा नहीं सकते और कोई आम इक्विपमेंट इतने रेडिएशन लेवल में काम करने से पहले खराब हो जाएगा। लेगस और टार्कनॉफ को बताता है कि उन्होंने छत को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट के लिए वो एक मून रोवर की मांग करते पर उसके ऊपर के 2 पार्ट्स के लिए उन्हें कुछ और चाहिए होगा जिसके लिए उन्हें जनरल टार्कनॉफ की मदद की जरूरत होगी। और अब वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो ऊपर के पार्ट्स को साफ करने के लिए वेस्ट जर्मनी के एक पुलिस रोबोट का इस्तेमाल करेंगे। और अब चेरनोबिल आपदा के बाद सरकार के सामने एक अनोखी चुनौती है, जंगली और पालतू जानवरों का खात्मा। इस काम के लिए हम एक नए भर्ती हुए सोल्जर पेबल को देखते जो कि इस टास्क फोर्स के कैंप में पहुंच जाता है जहाँ पर सैकड़ों लोग पहले से मौजूद होते। वहाँ मौजूद सभी लोग चेरनोबिल आपदा को कंट्रोल में लाने के लिए किसी न किसी काम से वहाँ पर है। और अब पेबल बाचो से मिलता है जो कि अफगानिस्तान के वॉर में लड़ चुका है और अपने साथी गारों के साथ पेबल को ट्रेन करता है। उधर हम उल्ना खोमियो को लाइब्रेरी में कुछ किताबें ढूंढते हुए देखते। वहाँ पर उसे कुछ आर्टिकल्स मिलते जिसमें से कुछ पन्ने निकाले गए। ये लेके वो डेडलॉ के पास जाती है। डेडलॉ अब भी रिएक्टर के फटने के मानने से इनकार कर रहा है। उल्ना उसे वर्ल्ड कोएफिशिएंट और इजी फाई के बारे में पूछती है जिसके बारे में डेडलॉ ज्यादा कुछ नहीं बताता, बस यही कि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ हम रेडिएशन के इफेक्ट से निपटने के कई प्रयास देखते। खेतों को उजाड़ा जा रहा है और आसमान से पेड़ों पर केमिकल्स छिड़के जा रहे ताकि रेडिएशन न्यूट्रलाइज हो सके। यही काम शहरों के अंदर भी हो रहा है। मून रोबो को यूज करते हुए ऑफिशियल धीरे धीरे मलबा हटाना शुरू करते। इस एक्सपेरिमेंट की सफलता को देख के लेगसाओ के चेहरे पर भी मुस्कान आती है जिसे शर्बिना देखकर खुश होता है। उधर बाचो, पेबल और गारो एक खाली के गांव में आते जहाँ बाचो उसे बताता है कि उन्हें पालतू जानवरों को मारना होगा और साथ ही ये वार्निंग भी देता है कि अगर पेबल किसी जानवर को तड़पाएगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। पेबल उसके पहले शिकार के पास पहुंचता है। डर और इस काम के स्वभाव के कारण वो थोड़ा हिचकिचाता है और अपने सामने खड़े कुत्ते को घायल कर देता है। तभी बाचो वहाँ पर आता है और उसे काम पूरा करने के लिए बोलता है। पेबल पर गुस्सा करने की बजाय वो उसे कहता है कि किसी का पहला दिन आसान नहीं होता। वो तीनों ब्रेक लेते और बाचो उसे अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि जब उसने पहली बार किसी पर गोली चलाई थी तो वो पल शानदार नहीं था जितना लोग उसे कहते थे। सिर्फ एक गोली काफी थी जिसके बाद उसे लगा कि अब वो नहीं रहा, पर धीरे धीरे उसे इसकी आदत पड़ गई। गारो पीछे लगे बैनर को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि सभी मानव जाति के लिए खुशी। दूसरी तरफ मून रोबो की मदद से मलबे की सफाई का काम जोरों पे। इसी बीच वेस्ट जर्मनी से मंगवाया पुलिस रोबोट वहाँ पर पहुँचता है। दुर्भाग्य से ये रोबोट चंद सेकंड्स के लिए चलता है और फिर से बंद हो जाता है। शर्बिना फोन पर गुस्सा जताते हुए ये पता लगाता है कि यूएसएसआर ने जर्मनी को अपने प्रोपोगंडा के हिसाब से हादसे से हुई सबसे बड़ी रेडिएशन 2000 रोटेजन बताई है जो कि असल में प्रचार संख्या थी और इस रेडिएशन में रोबोट का चलना नामुमकिन था। तीनों फिर से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए बैठते और अब लेगसाओ भारी मन से सुझाव देता है कि उन्हें बायो रोबोट्स यानी इंसानों का ही उपयोग करना होगा। वो हिसाब लगाता है कि अगर कोई इंसान सिर्फ 90 सेकंड्स के लिए ऊपर जाए तो रेडिएशन का खतरा कम होगा। और अब पेबल भी ज्यादा सतर्क और तेजी से अपना काम करता है। वो बाचो से पूछता है कि अब तक ये पालतू जानवर क्या खा रहे थे। बाचो उसे बताता है कि पहले उन्होंने मुर्गियों से काम चलाया और जब वो खत्म हो गई तब
तब वो एक दूसरे को खाने लगे। ये भी प्रकृति का एक क्रूर रूप है। और अब पेवल घर घर जाते हुए एक कमरे में पहुंचता है जहाँ उसे कुतिया और उसके पिल्ले दिखते। वो ये देखकर दुखी होता है। तभी पीछे से बाचो आता है और उसकी दुविधा देखता है। बाचो उसे वहाँ से जाने को कहता है और हम दर्शकों को भी सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई देती है। हम उन तीनों को एक ट्रक में मृत जानवरों को एक कंक्रीट के कब्र के नीचे दफनाते हुए देखते। दूसरी तरफ हम ट्रक में लोगों को चेरनोबिल पहुंचते हुए देखते जिन्हें मास्क और सूट पहनाए जाते। वो एक छोटी सी ट्रेनिंग के बाद अपनी शिप शुरू करते। हम एक सोल्जर को फॉलो करते जो कि अगले 90 सेकंड में गिरते लड़खड़ाते हुए छत से मलबे को नीचे फेंकता है और बेल के बजते ही अंदर की तरफ भागने लगता है। इसी दौरान उसका पैर एक पत्थर में फंस जाता है और इस वजह से उसका सूट फट जाता है। अंदर हम उस डरे हुए सोल्जर को देखते जो कि अब सोच रहा है कि उसके साथ आगे क्या होगा। सर्दियाँ आती है और हम एक बार लुडमिला को देखते जो कि अब लेबर पेन में और आसपास की औरतें उसे हॉस्पिटल ले जाती है। दिसंबर में लेगोसो, शर्मिना और उल्ना केजीबी की निगरानी से बचने के लिए एक वीरान जगह पर मिलते। वहाँ शर्मिना उन्हें बताता है कि डेडलॉक, ब्रुकनो और फोमेन इन तीनों पर मुकदमा चलेगा, पर क्या वो सही में दोषी है? उल्ना उन्हें बताती है कि वो लापरवाही और इनकॉम्पिटेंस के दोषी जरूर है पर एक्सप्लोजन के नहीं। उल्ना लेगोसो को वो आर्टिकल दिखाती है जो उसने लाइब्रेरी से लिया था जिसमें से कुछ पन्ने गायब थे, पर लेगोसो को शायद पता है कि उन पन्नों में क्या था। लेगोसो उल्ना को बताता है कि ये आर्टिकल उसके दोस्त ने 10 साल पहले लिखा था जब लेनिनग्राड में स्थित एक फ्यूल चैनल में दरार आई थी और उसकी तहकीकात हुई थी। तहकीकात में पता चलता है कि आरपीएम के रिएक्टर्स कम पावर में काफी अनस्टेबल होते हैं। ऐसे समय में अगर बोरॉन कंट्रोल रॉड्स को पूरी तरह से बाहर निकाला जाए और फिर से उसे अंदर डाला जाए तो सबसे पहले कंट्रोल रॉड्स के अंत में लगे ग्रेफाइट टिप्स रिएक्टर को छूते। ये रिएक्टिविटी को बढ़ाता है जबकि कंट्रोल रॉड्स का काम उसे घटाना होता है। उसके अनुसार इससे एक्सप्लोजन जैसी सिचुएशन तो नहीं बननी चाहिए जब तक खुद रिएक्टर को किसी आपदा के इतने करीब ना ला दिया गया हो जो कि चेरनोबिल के केस में हुआ। और अब हमें जान जाते हैं कि क्यों सभी इस रिएक्टर के फटने को नामुमकिन समझते और इसके फटने का कारण क्या है। उल्ना का मानना है कि इस डिजाइन फ्लो को उजागर करना उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि सोवियत नेशन में इसके जैसे 16 और पावर प्लांट्स देश भर में चल रहे हैं। शर्मिना इसके खिलाफ है क्योंकि ऐसा करना यूएसएसआर को शर्मिंदा करना होगा जो कि अपने पावर प्लांट्स का डंका दुनिया भर में पीटता आया है। लेगोसो खुद भी डरता है। तभी उल्ना उन्हें लुडमिला के बारे में बताती है जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया जो कि 4 घंटे बाद मर गया। घर में मौजूद बच्चे ने माँ की होने वाली रेडिएशन सोख ली। उल्ना कहती है कि ये वो देश है जहाँ माँ को बचाने के लिए बच्चे कुर्बानी देते। अब ये फैसला लेगोसो के ऊपर है कि अब वो क्या करेगा। हम एक और बार कुछ सीन्स में उन लोगों को देखते जिन्होंने इस आपदा को कंट्रोल करने में अपना फर्ज निभाया। हम उन बायो रोबोट्स को हाथ मिलाते हुए देखते। हम पेवल को कैंप में बाकी के सोल्जर से दूर बैठे हुए देखते और आखिर में हम लुडमिला को देखते जो कि अपने बच्चे के खोने के गम में डूबी हुई है। ये एपिसोड शायद इस सीरीज का सबसे दुखी कर देने वाला एपिसोड है। हम इसे कुछ लोगों की गलतियां केले या घमंड केले जिन्होंने ऐसी आपदा को होने का मौका दिया। यूं तो आपदा अचानक ही आती है पर हर बार मासूम ही इसका शिकार होते। पर इस केस में दोष दिखता है पर दोषी कौन है? अगले एपिसोड में हम इस बात का पता लगाएंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था।